हरियाणा से कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है जेपी जी आपका। सबसे पहले तो बधाई दूंगी एनडीए की इस आंकड़ों पर, इस जीत पर। जी धन्यवाद शिवांगी जी। जी अब बात करूंगी। खुशी की बात है और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर में होता है कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और ये 1962 के बाद पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार तीसरी बार जो है शपथ लेने जा रही है। बात करूंगी अब हरियाणा की। तीसरी बार भले ही केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा के जो नतीजे आए हैं उससे थोड़ी मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 10 से सीधा हाफ पर पहुंच गई है बीजेपी। ये जरूर हरियाणा में हमारी आशा के अनुरूप परिणाम नहीं आए हैं, क्योंकि हमें अपेक्षा थी कि 10 की 10 आ जाए, लेकिन हरियाणा में जो सिचुएशन है वो इस बार अलग रही है। 3 साल से हरियाणा लगातार हमारा किसान आंदोलन का गढ़ रहा है। हमारे यहाँ पर रास्ते बंद रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से आकर के बैठे रहे, हमारे किसानों के दिमाग पर भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है, तो उससे हमें नुकसान हुआ है। हालांकि हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए जितना काम किया है किसी और प्रदेश ने नहीं किया। हमने 14 फसलें खरीदी हैं, पानी ज़्यादा दिया है, बिजली के रेट नहीं बढ़ाए हैं, मंडियाँ अच्छी चलाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दिया है, भावांतर भरपाई की योजना दी है, बागवानी की योजनाएं दी है, पशुपालन की योजनाएं दी है। इतना करने के बाद भी क्या लग रहा है, कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक रह गई? होता क्या है कि जब जब किसान एक वर्ग के लोग आकर के आपके दरवाजे पे बैठ जाएं तो ज़रूर उनसे सहानुभूति किसान रखता है और उनका मनोवैज्ञानिक जो है प्रभाव हमारे किसान के दिमाग पर रहा है। और मैं समझता हूं कि अब उन्होंने देख ही लिया है कि जो हरियाणा के लिए काम हुआ है, तो निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में किसान लोग हमारे साथ देंगे। और एक विशेष जो टूल किट के माध्यम से कांग्रेस ने भ्रम फैलाया कि संविधान खतरे में है, आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा, झूठ बोल करके बहका करके वोट लेने की कोशिश की, ये चीज़ भी क्लैरिफाई हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का जो एजेंडा था और जो ये गठबंधन था इंडिया का, ये परिवारवादी पार्टियों का, ये इकट्ठे नहीं हैं। ये कहीं पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ही देखिए, पंजाब में आमने सामने, हरियाणा में इकट्ठे, दिल्ली में इकट्ठे, कोई कहीं, ये इकट्ठे नहीं रहेंगे। इनका एक ही एजेंडा था कि किसी तरह से मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने, इनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ होनी हैं, जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो ये बच जाएं। लेकिन मोदी जी का संकल्प है कि जिसने भी गरीब का पैसा लूटा है उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। ठीक है, आपने बात तो कर ली अन्य गठबंधनों की, अन्य दलों की और अन्य राज्यों की, लेकिन जेपी जी अगर मैं बात करूं हरियाणा की, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी हैं और निश्चित रूप से मैं मान के चल रही हूं कि बीजेपी भी पूरी अब तैयारियों में जुटेगी इसी चुनाव के लिए। ऐसे में रणनीति को बदलने की जरूरत तो निश्चित रूप से लग रही होगी, मंथन की भी। नहीं, हम तो चुनाव के मोड में रहती है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी हमारी है। और मैं समझता हूं कि आपने ये भी देखा होगा कि अब जो चुनाव हुआ है विधानसभा क्षेत्र के 22 लगभग बराबर के ही विधानसभा में हमने लीड किया है। उतनी विधानसभा में एक्चुअल में 40 में शायद हमने किया है, 42 में कांग्रेस ने किया है, 4 में या 3 में आम आदमी पार्टी ने किया है, ऐसा मेरा आकलन है। तो कांग्रेस अति उत्साहित है कि वो बराबर आ गई है, लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर परिणाम बिल्कुल अलग आने हैं। तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है और कांग्रेस को कोई सफलता यहाँ नहीं मिलेगी। सर, विधायक होते हैं और आप तो कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो पैठ माना जाता है कि हाइपर लोकल लेवल पे काफ़ी अच्छी आपकी होगी और आप ही के सहयोगी को मंत्री परिषद से उठा के संसद में पहुंचाने की कोशिश की गई हिसार की सीट से, लेकिन नाकामयाब रहे। क्या कहता है ये इस वक्त बीजेपी की स्थिति के बारे में? बीजेपी की स्थिति मैंने आपको बताया था कि कुछ जो है किसान वर्ग में आक्रोश था, वहाँ पर वो हम पीछे रह गए हैं। और बीजेपी ने जो चुनाव में सोच समझ करके कैंडिडेट दिए गए थे वो हमारे कैंडिडेट अच्छे थे और थोड़े से वोट से वो पीछे रहे हैं। आपने देखा है कि इस बार जो डिफरेंस है, कहीं 30,000 का, कहीं 20,000 का, कोई 40,000 का है,
पहले जो लाखों में होता था वो वैसा नहीं है। 4-5 सीट में ठीक है, बाकी 6 सीटों में तो बहुत थोड़ा थोड़ा मार्जिन है। तो इसका मैं समझता हूँ कि विधानसभा के अंदर वोटों का अलग से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, बहुत ज़्यादा पार्टियां भी होंगी, और इस बार जो इस लोकसभा के चुनाव के अंदर 1-to-1 फाइट थी, वोटों का बंटवारा बिल्कुल नहीं था। लेकिन विधानसभा में ऐसा नहीं होता। विधानसभा में लोकल फैक्टर भी होते हैं, लोकल कैंडिडेट भी होते हैं, उनका अपना व्यक्तित्व भी होता है, और तो उसके हमें परिणाम जो है विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के मिलेंगे। ठीक है सर, मैं अब राष्ट्रीय स्तर पे बात अगर करूं तो क्या लगता है कि ये जो मुद्दे आपने खुद स्वीकारे हैं, उसके अलावा जो कांग्रेस की तरफ से नैरेटिव सेट किया गया, या इंडिया गठबंधन की मैं बात करूं कि लोकतंत्र खतरे में है, क्या इस वजह से भी एनडीए को बैकफुट पर आना पड़ा, या ये जो नतीजे हैं इनका सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जो विपक्ष के नेता थे, गठबंधन था, उन्होंने बड़ी बेशर्मी से झूठ बोली है, संविधान को खतरा बताया, आरक्षण तोड़ने की बात की, और तरह तरह का भ्रम फैलाने की बात की। और वो पार्टियां जो कहीं साथ नहीं चल सकती, इकट्ठी नहीं रह सकती, वो एक डर से इकट्ठी रही कि किसी तरह से जो उन्होंने गैर कानूनी काम किए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी है, उससे वो बच पाएँ। वही उनका आकलन था, वही उनका एक वो एजेंडा था। लेकिन भारत के मतदाता को, भारत की जनता को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैंडेट दिया है। और इसके अलावा आपने देखा है कि जो ज़बरदस्त मैंडेट से आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनाई है, पहली बार 25 साल के बाद जो है उड़ीसा में सरकार बनाई है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। और तो मैं समझता हूं कि लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास मोदी जी के ऊपर है, और लोग यही चाहते हैं कि मोदी जी जिस तरह काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई छेड़ रखी है, भारत का नाम दुनिया में करने के लिए जो लगे हुए हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जोर लगा रखा है, भारत में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम चल रहा है उसमें गति आई हुई है, तो लोग इस पे मोदी जी पे भरोसा जता रहे हैं। और जो विपक्ष का जो एक एजेंडा था वो कामयाब नहीं हुआ। मैं भारत के मतदाताओं को इसका धन्यवाद देता हूँ। सिरसा जैसी सीटें, सोनीपत जैसी सीटें, जहां पर लाखों के अंतर से, सिरसा की बात करूं तो लाखों के अंतर से जीत हासिल की कांग्रेस के प्रत्याशी में, यहाँ पे ये जो मुद्दे हैं सिर्फ यही भारी, या प्रत्याशी के चयन में भी कमी? देखिए, लोकतंत्र के अंदर बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ये कांग्रेस जैसी पार्टी जो एक वक्त में 400 साल से ज़्यादा सीटें जीती थी, वो घटते 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 40 पर आ गई। भारतीय जनता पार्टी जो 2 से चली थी, आज तीसरी बार लगातार सरकार बना रही है। तो मुद्दे भी बदलते रहते हैं, लोगों का मन भी बदलता रहता है, और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना सुशासन लोकतांत्रिक तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है, जितनी भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है, जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं वो लेके आए हैं, और जितना था कांग्रेस के वक्त में आपने देखा था कि आपातकाल लगा गया था, सुप्रीम कोर्ट को रोन दिया गया था, प्रेस को रोन दिया गया था, और चुनी हुई सरकारों को डिसमिस कर देते थे। आज मोदी जी ने पूरा लोकतांत्रिक तरीके से शासन चलाया है, गरीबों के लिए काम किया है, और देश का मान सम्मान बढ़ाया है। देश की जीडीपी दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पर जो है भारत का मतदाता इस चीज़ को समझता है, इसीलिए हमें आशीर्वाद मिला है। इस बात पे तो मैं भी अग्री करूंगी सर कि भारत का मतदाता अब और ज़्यादा जागरूक और ज़्यादा समझदार हो गया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि हरियाणा में इन चुनावों से पहले, लोकसभा चुनावों से पहले, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना, इसका कुछ फर्क पड़ा है इन नतीजों पे? ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है, और वो जो सोच समझ के किया है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि ये टाइमिंग जो है अनुकूल नहीं था। मेरी व्यक्तिगत राय ये है। और क्या इस वजह से भी लोगों में नाराजगी देखने को मिली, या फिर जितना पहुंच पाना था जनता के बीच में वो नहीं हो पाया? अब ये तो हमारी पार्टी का केंद्र नेतृत्व के साथ बैठकर ये आकलन होगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत राय बता चुका हूँ कि टाइमिंग ये इस नेतृत्व बदलाव के लिए अनुकूल नहीं था।
अच्छा, ठीक है सर। अब आगे का क्या प्लान, क्या रणनीति, अगर मैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बात करूं तो? रणनीति वही है, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के आशीर्वाद मांगेंगे, लोगों के काम करेंगे और उनको बताएंगे कि विपक्ष ने जो भरम फैलाया था वो सरासर झूठ की राजनीति कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। और मुझे पूरा भरोसा है कि लोग हमें फिर आशीर्वाद देंगे। चलिए, और अंत में यही सवाल कि अब चूंकि एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, पूरी कोशिश भी है, बातचीत जारी है, बैठक भी जारी है दिल्ली में, तो एक बार फिर से क्या हरियाणा से हम उम्मीद कर सकते हैं कि कैबिनेट में नेतृत्व करने के लिए पहुंचेंगे? ये काम मेरा नहीं है, ये काम तो प्रधानमंत्री जी का है। उम्मीद सर। और हरियाणा का प्रतिनिधित्व तो जोरदार रहा है, हमेशा अच्छा रहा है। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है हरियाणा पे और मुझे भरोसा है कि इस बार भी बेहतर रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जेपी दलाल जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।